हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस थ्योरम। दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर गॉस थ्योरम सिलेबस के अंदर है तो एक क्वेश्चन आपका गॉस थ्योरम पे आना ही आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, एंड तक जरूर देखना। और जिन्होंने अभी तक मेरा ईयर लॉन्ग कोर्स अलोंग विद एससी वर्मा फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो आई बटन के अंदर जल्दी से फॉलो करना स्टार्ट कर लें। और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने प्री चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, और मेरा नाम है जेपी चौहान। राइट दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दें, जल्दी से हेडिंग डाल दें आप गॉस थ्योरम। जल्दी से हेडिंग डाल दें आप गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम गॉस भाई ने दी थी भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार। क्या बोलती है भाई? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करती है। ये किसकी बात करती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है कि गॉस थ्योरम क्या बोला कि कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? समझो क्या बोल रहा हूं। कोई भी आपके पास एक क्लोज सरफेस हो गई। ये क्या है? क्लोज सरफेस है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर Q चार्ज प्रेजेंट है, Q नेट, Q चार्ज मतलब टोटल चार्ज है Q, है ना, कि सरफेस के अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फ्लक्स थ्रू, लिखो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times net charge present in the surface। सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है तो वो हमेशा डिसाइड करता है कि फ्लक्स कितना प्रेजेंट होगा। तो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा तो फाई इक्वल्स टू कितना हो गया? टोटल चार्ज, एनक्लोज चार्ज कितना है, अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है Q, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q। ये क्या होता है? मेरे पास गॉस थ्योरम होती है, सिंपल टिकाऊ सी गॉस थ्योरम। सिंपल, समझ में आ गया अपने को? किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी तरह की सरफेस के लिए चार्ज क्या होना चाहिए? एनक्लोज अगर पता चल गया तो आप गॉस थ्योरम वहां पर लिख सकते हो। क्या? चार्ज अंदर कितना है, एनक्लोज चार्ज कितना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस को, जो भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? गॉस भाई ने दिया था इसलिए इसने क्या बोल दिया? गॉसियन सरफेस बोल दिया। ये गॉसियन सरफेस जो होती है, इसकी खास बात क्या है? एक तरह की इमेजिनरी सरफेस है। जरूरी नहीं हो कि आपकी सरफेस हमेशा क्या हो? एनक्लोज्ड ही हो। ये क्या होती है? एक तरह की इमेजिनरी सरफेस होती है। सपोज मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, उसको मैं अगर एनक्लोज कर दूं, एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम कर लूं, और उस चार्ज को मैं क्या कर दूं? अंदर एनक्लोज कर दूं, तो वो सराउंडिंग में जो सरफेस एज्यूम किया है उसको भी क्या बोल सकते हैं अपन? गॉसियन सरफेस। तो कोई फिजिकल सरफेस होने का कोई जरूरी नहीं है। एक तरह की क्या? इमेजिनरी सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या है? आप इमेज कर दो, इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है, इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। तो ये आपका क्या हो गया? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में और प्यारी प्यारी बातें क्या क्या है इसके बारे में अगर एक और चीज बताऊं, नोट लिखेंगे जल्दी से अपन, फटाफट नोट डालो, हेडिंग डालो, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं अपन। पहली बात लिखें आप कि अगर, देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास मीडियम चेंज हो जाए, ध्यान सुनना, अगर मीडियम चेंज हो जाए, इसका प्रूफ बताऊंगा मैं, वैसे अभी इसका प्रूफ भी कराऊंगा, गॉस थ्योरम का प्रूफ कराऊंगा। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं, प्रूफ नए पेज पे करेंगे अपन। कि देखो ये अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, अगर एप्सिलॉन नॉट कहीं भी आ रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मीडियम क्या है मेरे पास? मीडियम क्या है? बाय डिफॉल्ट मीडियम क्या होगा मेरे पास? एयर। अगर मीडियम मेरे पास क्या हो? एयर नहीं हो, वैक्यूम नहीं हो, तो उस केस में जो गॉस थ्योरम होगी वो रीडिफाइन हो जाएगी। रीडिफाइन कैसे हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। ये अपन ने वहां पर भी देखा था। कहां पर? जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा था अपन ने। जब मीडियम के अंदर अपन फोर्स लगाते हैं, जब भी मीडियम के अंदर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या होता है? कम ऑन, वहां पर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, जो मीडियम वाला फोर्स होता है वो किसमें? एयर के अंदर जो फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। तो वहां पर डेरिवेशन अपन ने किया था कि मीडियम के अंदर फोर्स किस तरीके से किया जाता है। तो प्लेलिस्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलॉम्स लॉ वाला वीडियो देखना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला कि इफ मीडियम इज नॉट वैक्यूम, अगर मीडियम क्या है?
वैक्यूम नहीं है, ठीक है। एंड क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, मीडियम का, इज कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी, तो गॉस थ्योरम को कैसे लिखोगे आप, तो गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी कि फ्लक्स थ्रू दैट मीडियम इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये अपन पहले भी कर चुके हैं, मीडियम के अंदर कर चुके हैं, फोर्स इन अ मीडियम। जब भी मीडियम आ जाए सिंपली रिप्लेस एप्सिलॉन नॉट, किससे रिप्लेस करना है, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दो। तो सिंपल सा अपने को पता है यहां पर एप्सिलॉन आर क्या होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का परमिटिविटी एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो पढ़ा है अपन ने। तो बस एप्सिलॉन क्या आ जाएगा यहां पर, क्यू अपॉन नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को चीज क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनना। देखो फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज और मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज और मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोच के देखो, अगर मैं स्फीयर ले लूं, सेंटर पे चार्ज क्यों रख दूं, अगर मैं स्फीयर ले लूं, सेंटर पे चार्ज क्यों रख लूं, अगर मैं एक क्या ले लूं, मैं टेंट ले लूं और उसके अंदर चार्ज क्यों रख दूं, एक मैं सिलेंडर ले लूं, उसके अंदर चार्ज क्यों रख दूं, मतलब कोई भी शेप लूंगा, उस शेप से बाहर फ्लक्स कितना निकलेगा, जितना चार्ज की औकात होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने की, तो उतनी फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेगी, है ना, उतनी फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेगी। भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस तो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। अरे भाई समझ में आ रहा है, ये फील्ड लाइंस चारों तरफ फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहां पर मेरे पास क्या होगा, फील्ड, चारों तरफ फील्ड निकल रहा है, चारों तरफ फील्ड निकल रहा है, चारों तरफ फील्ड निकल रहा है। तो फ्लक्स जो होता है वो नेवर डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द सरफेस, है ना। फ्लक्स कभी भी, मतलब स्फीयर का साइज अगर इतना सा लो, कितना भी लो, तो भी फ्लक्स मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। देख क्या हो गया कि फ्लक्स नेवर डिपेंड्स अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फ्लक्स नेवर डिपेंड्स अपॉन, देखो अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, समझ में आ जाएगा, नेवर डिपेंड्स अपॉन साइज और शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस। जो भी क्लोज्ड सरफेस है उसके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या गया कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्फीयर के अंदर एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है, क्वेश्चन लिख लो, अगर स्फीयर के अंदर एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है, लिख लो क्वेश्चन कि एक स्फीयर के अंदर अगर क्यू चार्ज प्रेजेंट है और उसका रेडियस अगर डबल कर दूं, तो बताओ फ्लक्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, है ना, बताओ फ्लक्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। इफ रेडियस ऑफ, है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 times, तो फाइंड न्यू फ्लक्स, फाइंड, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नया फ्लक्स मालूम करो क्या आएगा। तो भाई सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल फाई सेम, क्योंकि साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लिखो जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी से लिखें, और पॉइंट लिखवा दो बढ़िया से, जल्दी लिखो। फिर उसके बाद उसका अपन को प्रूफ भी करना है ना। इसके बाद मैं प्रूफ कराता हूं आपको मैं। यार क्या हो रहा है यार, एक तो यार ये भगवान, ये भी मेरे को मतलब वो थकाएगा, मतलब मानेगा नहीं ये। व्हाइट बोर्ड भी भाई साहब इसका चूस लेता है, वो क्या बोलते हैं, वो इंक को चूस लेता है, चूसुराम है भाई। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर मौजूद चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेवर डिपेंड्स अपॉन द चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। क्या बोला मैं, फाई नेवर डिपेंड्स अपॉन, यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है, फाई नेवर डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर,
upon the charge present outside बहुत लोग बोलते हैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ मैं, देख कितना आराम से पढ़ा रहा हूँ, outside the closed surface है ना कभी भी। तो जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं क्या बोला, जैसे मैं ये बोलता हूँ ये, ठीक है, सपोज एक चार्ज Q1 अंदर पड़ा हुआ है, Q2 अंदर पड़ा हुआ है, Q3 बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे फ्लक्स लिखना हो, इसके लिए फ्लक्स लिखना हो तो फाई इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, चार्ज एनक्लोज्ड Q इनसाइड, अंदर Q कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q अंदर कितना है, Q1 है, Q2 है एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। Q3 का फ्लक्स क्यों नहीं आया, देखो क्यों नहीं आया, तो Q3 से फील्ड नहीं निकलेगी बाहर, समझे आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, ये बाहर की तरफ, ये इस सरफेस से फील्ड तो घुसा, लेकिन जितना अंदर गया उतना ही वापस बाहर निकल गया, जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकल, जितना अंदर एंट्री मारी उतना बाहर निकल गया, एंट्री मारी बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पर, क्योंकि एंट्री के ऊपर क्या होता है, एरिया वेक्टर, और उसका एरिया वेक्टर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इनफ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है और आउटफ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जितना इन है उतना ही आउट है, तो नेट फ्लक्स तो Q3 का इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सिंस फाई की नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, एंटरिंग एंड एग्जिटिंग आर सेम, सो फ्लक्स ड्यू टू Q3 क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रही है अपने को, ये चीज अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। पॉइंट लिख लिया अपन ने, बहुत ही जबरदस्त। चल एक क्वेश्चन कर देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन, प्रश्न करें आप यहाँ पर, प्रश्न करो, प्रश्न। एक Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और ये S1 सरफेस है और बाहर वाली S2 सरफेस है, यहाँ पर 2Q चार्ज रखा हुआ है। आपको मालूम करना है रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2 सरफेस, है ना, रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2 सरफेस, ठीक है। एक और इसमें एक और मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसके अंदर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, K क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, S1 मीडियम। नहीं एक काम करो, इसको ऐसे ही रखो यार, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, और कंफ्यूज हो जाएगा बाबा। चल रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2 देख निकालना है, मतलब मुझे फाई S1 डिवाइडेड बाय फाई S2 निकालना है। फाई S1 क्या लिखोगे, S1 के अंदर जो चार्ज है, S1 के अंदर चार्ज कितना है, Q है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S2 के अंदर चार्ज कितना है, Q तो है ही है, साथ में अब क्या हो गया, 2Q भी आ गया। 2Q जो है वो S1 के अंदर प्रेजेंट नहीं है, आउटसाइड काउंट हो रहा है, इसलिए 2Q का इफेक्ट S1 के रिस्पेक्ट में जब फ्लक्स निकालोगे तो नहीं आएगा, लेकिन 2Q और Q दोनों जो है वो S2 के अंदर प्रेजेंट, इसलिए चार्ज यहां पर काउंट होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये Q अपॉन 3Q, तो क्या आ गया मेरे पास, ये 1:3, मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, सारे पॉइंट लिखते चले जाएं आप, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चले जाओ। देख और क्या, देख एक और क्वेश्चन करके बता दे, और क्या कर सकता है, चल देख, अंदर चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, अभी लिखना मत, यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे अपन एक, है ना, एक पॉइंट P है ना, यहाँ पर एक पॉइंट P मौजूद है। आपको P पॉइंट पर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोज करके ट्राई करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज ड्यू टू, ए ऑप्शन लिखो आप, Q1 एंड Q2, दूसरा लिखे आप Q3 की वजह से,
सी लिखे आप Q4 की वजह से, डी लिखे आप ऑल द चार्जेस। है ना, P पॉइंट जो है, उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसकी वजह से होगा? क्या सिर्फ Q1 Q2 की वजह से होगा, क्या सिर्फ Q3 की वजह से होगा, क्या सिर्फ Q4 की वजह से होगा, या सभी चार्जेस की वजह से होगा? देखो अब ध्यान सोचना है यहां पर। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस होते हैं उन सबकी वजह से होता है ना। इसमें कुछ विचार करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका इनफैक्ट एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ना, और एक बार जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों में एग्जाम में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, किसी भी सरफेस पर प्रेजेंट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सारे चार्जेस की वजह से होता है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। भाई सिंपल देखो ना, Q4 से कुछ डिस्टेंस पर होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, क्यों नहीं आएगा? Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, इधर आएगा। Q1 यहां पर है तो Q1 की वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। Q2 यहां पर है तो Q2 की वजह से भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा P पॉइंट पर चारों चार्ज की वजह से। लेकिन फ्लक्स जो होगा, बट फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ किसकी वजह से? Q1 और Q2 की वजह से होगा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि फ्लक्स से आपका क्या होता है, फ्लक्स से आप लिख सकते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, Q ओपन है, ये तो गॉस भाई ने दिया था। और एक फॉर्मूला आपको और पता है क्या? E डॉट ds, ये भी तो पता है। दो फॉर्मूला है। तो फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, तो इससे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्लक्स अगर Q1 Q2 पे डिपेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करना चाहिए, बट नहीं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है? सारे चार्ज की वजह से हमेशा आता है। समझ में आ रहा है? लिखो जल्दी जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं आगे। चल नेक्स्ट लिखो आप, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर 4 लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, 4th पॉइंट लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस is due to all the charges present in surrounding, is due to all the charges present in surrounding। ठीक है, लिख लिया? ये 4th पॉइंट हो गया आपका। चलो अब नेक्स्ट लिखो आप, जहां से एक क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम के अंदर, बस हाँ सब जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं यार। हाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम फॉर ओपन सरफेस। हाँ, टू अप्लाई, हेडिंग डाल दो आप, टू अप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे? टू अप्लाई गॉस थ्योरम फॉर ओपन सरफेस। ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? टू अप्लाई गॉस थ्योरम फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, कैसे करोगे? है ना, इसको क्वेश्चन करके समझाता हूं, क्वेश्चन से समझाता हूं मैं आपको, है ना। क्वेश्चन करके बताता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपके पास क्या है, ये एक स्क्वायर शीट है, A बाय A साइज की स्क्वायर शीट है, ठीक है। इससे कितनी हाइट पर? A बाय 2 हाइट पर एक Q चार्ज रखा हुआ है। आपको क्या करना है? फाइंड फ्लक्स थ्रू शीट, स्क्वायर शीट, इनफैक्ट स्क्वायर शीट के थ्रू फ्लक्स मालूम करना है। कैसे मालूम करोगे वो मुझे मालूम करना है। देखो इसका फंडा, ओपन सरफेस के लिए जब भी गॉस थ्योरम लगानी है, आपको सबसे पहली चीज को जो करनी है वो क्या है? आपको सबसे पहले उस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम जो होती है वो एप्लीकेबल होती है किसके लिए? सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, राइट। अदरवाइज आपके पास तरीका क्या है? देखो अगर इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा? यहां पर क्या है? देयर विल बी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग। अगर आप यहां देखोगे भाई होगा क्या? भाई ये फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही होगी, ये ऐसे फ्लक्स जा रहा है, लेकिन कितनी फील्ड जा रहा है वो कैसे निकालोगे आप? भाई यहां पर अगर फ्लक्स निकालना है तो बहुत सारा एरिया है और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds यूज करके फ्लक्स को निकालना थोड़ा सा क्या मुश्किल हो जाता है। तो अपन यहां पर क्या करते हैं? गॉस थ्योरम को यूज करके बहुत इजीली क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो करने का तरीका क्या होता है? इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, है ना, एनक्लोज द चार्ज
enclose the charge by assuming Gaussian surface, है ना। Gaussian surface assume करके आपको क्या करना है, assume करके क्या करना है आपको, एनक्लोज करना है चार्ज को। अब यहां पर देखो चार्ज को एनक्लोज कैसे कर सकता हूं। अब मैं चार्ज को एनक्लोज करना चाहता हूं, सिंपल सा देखो, ये मेरे पास क्या है, ये सरफेस थी, इसको मुझे एनक्लोज करना है, ये मेरा चार्ज क्यू है, इसको मैं एनक्लोज करना चाहता हूं। देखो एनक्लोज करने का तरीका क्या होगा। अब यहां पर अगर आप एनक्लोज करोगे, देख सिंपल, आप क्या करो, क्यूब बना दो, यहां पर एक इमेजिनरी, यहां पर एक क्यूब बना दो। समझ में आ रहा है? ओ भाई समझ में आया क्या? ये समझ में आया? मैंने क्या कर दिया, एक क्यूब इमेजिनरी क्यूब एज्यूम कर लिया। अब देखो चार्ज क्यू क्या हो गया, बिल्कुल सरफेस के अंदर आ गया। तो अब देखो, अब मुझे एक चीज पता है कि भाई इस पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकाल सकता हूं। देख फाई थ्रू क्यूब। अब क्यूब के थ्रू अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो अपने को पता है क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब एक क्यूब के पास में क्या ये सरफेस इस क्यूब का एक फेस है, और एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स थ्रू, तो देखो फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल फेस, एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा, एक फेस मतलब ये शीट हो गई, स्क्वायर शीट हो गई। फ्लक्स थ्रू, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड लाइन तो सभी तरफ जाएगी ना, यूं सब तरफ जाएगी। देख क्या होगा, सब तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 6 फेसेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल सर आंसर आ गया मेरे पास। ये क्लियर। देख एक और ट्राई कर देख, ये कहीं ये वाला क्वेश्चन कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, कई किताबों में दिया हुआ है। सपोज मेरे पास ये स्फीयर है, जल्दी से बता दोगे, देख बहुत लोगों ने किया वो भी है, पट से आंसर बोलेंगे ये डम। देख यहाँ पर मेरे पास क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल आपको फाइंड आउट करना है क्या है ना, हेमिस्फीयर के सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, आपको वही फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर आपको मालूम क्या करना है, फ्लक्स थ्रू, यार मैंने आपको कहा था यार, व्हाइट बोर्ड पे बहुत दिक्कत होती है, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, आपको फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर मालूम करना है। अब हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा भाई, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ओपन सरफेस है, मुझे एनक्लोज करना पड़ेगा। तो एनक्लोज करने के लिए मैंने क्या बना दिया, देखो ये इसको उतने ही से वापस को क्या कर दिया, एक और हेमिस्फीयर एज्यूम कर लिया मैंने, तो पूरा स्फीयर बन जाएगा मेरे पास। तो देखो फ्लक्स थ्रू स्फीयर के थ्रू फ्लक्स अगर मैं निकालता तो कितना आता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, अगर मेरे को हेमिस्फीयर के थ्रू सेमी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया मेरे पास। मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना इसमें। चलो और देखो, और क्वेश्चन करवाता हूं अभी मैं, और करो, लिखो इसको, और करते हैं अपन, देख और कराता हूं अभी मैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं अपन। देख फिर कल अपन गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद अपन एप्लीकेशन वाले, है ना, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब कैसे करेंगे। तो आज मैं पॉइंट चार्ज करवा रहा हूं, फिर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा तो किस तरीके से करते हैं, तो वो अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज अपन क्या ऐसे पॉइंट चार्ज के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। अरे मिट जा भाई मेरे, ओ भाई यार क्या हो गया, तो पीने लग गया यार। हो ओम नमः शिवाय, कितना थका है। चल देख एक और क्वेश्चन कर, क्वेश्चन बहुत, देख मेरे पास एक क्यूब दिया हुआ है ना, इसमें ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। ये मेरे पास क्या क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब पे देखोगे मेरे पास, अगर मैं क्यूब को दिखाऊं आपको, तो क्यूब के पास में एक तो कोना होता है, एक पोजीशन ये हो गई, एक क्यूब का एज बोल देता हूं मैं, ये सेकंड पोजीशन हो गई, और एक बोल देता हूं मैं सेंटर ऑफ द फेस, 3 पोजीशन हो गई। इन 3 पोजीशन पे अगर मैं 1 बाय 1 चार्ज प्लेस करूं,
इन 3 पोजीशन पर अगर मैं 1 बाय 1 चार्जेस एक चार्ज पॉइंट चार्ज प्लेस करूं तो मुझे मालूम करना है, देख तो क्या मालूम करना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब एंड इट्स फेस, इट्स वन फेस, है ना। फाइंड फ्लक्स थ्रू, इसमें वो एक ही, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको मैं। फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब एंड इट्स वन फेस फॉर क्यू टू बी प्लेस्ड एट पोजीशन 1, 2 एंड 3 1 बाय 1। अगर 1 बाय 1 तीनों पोजीशन पर अगर मैं चार्ज को प्लेस करूंगा तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा। क्यूब के थ्रू भी निकालना है और फेस के थ्रू भी निकालना है। देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं कॉर्नर, पोजीशन 1 की बात करते हैं अपन। देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं पोजीशन नंबर 1 की, पोजीशन 1 की बात करते हैं। देखो पोजीशन 1 में क्या होगा, ध्यान सुनना। अब देखो पोजीशन 1 है क्यूब, पोजीशन 1 है क्यूब 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 है क्या भाई, क्यूब है क्या भाई, लाऊं क्या कुछ, क्यूब है क्या, क्यूब है क्या भाई, क्यूब है क्या, और मिल गया भाई साहब, मिल गया। टिपी टॉप, व्हाट कलर, क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, जो भी मान लो क्यूब मान लो इसको। देख ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। देख ध्यान से समझना, ये क्यूब है। देख क्यूब के इस कॉर्नर, मैं इस कॉर्नर पे रख देता हूं, मेरी तरफ वाला कॉर्नर पीछे, ये आपका वाला कॉर्नर है, इसके पीछे आगे हूं मैं, पीछे वाला इस कॉर्नर पे मैं रखा हूं, या वहीं रखूं, डायग्राम वाले पे रखूं। डायग्राम को अगर आप देख पा रहे हो तो डायग्राम में मैंने कहा रखा हुआ है, यहां पर, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। अब यहां रखा हुआ है तो चार्ज तो खुला हो गया भाई, एक तरीके से कॉर्नर पे रखा, क्यूब भले क्लोज्ड है बट चार्ज इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। और जब भी मेरे को ओपन सरफेस, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, चार्ज जो है वो क्यूब के क्लोज होते हुए भी एक तरीके से चार्ज क्या है, ओपन सरफेस में है। ओपन है, ओपन सरफेस का मतलब चार्ज जो फ्लक्स हो रहा है वो क्या है, क्यूब में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर भी निकल रही है, इधर 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 सब तरफ जा रही है, पीछे भी जा रही है, सब तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक एनक्लोज सरफेस इस तरीके से एज्यूम करनी पड़ेगी तो चार्ज क्या हो जाए, पूरा एनक्लोज हो जाए। देख कैसे करूंगा, अपना यहां रखा हुआ है और यहां रखा हुआ है, समझ लेना। देख सर, एक क्यूब यहां रख देता हूं मैं, समझना, एक क्यूब यहां रख देता हूं मैं, समझना, एक यहां रखा, एक यहां रखा और एक इसके ऊपर रख दिया। देख 4 क्यूब हो गए हैं, समझ, 4 क्यूब हो गए हैं। अब देख, अब इसको ध्यान से देखना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही थी, मैंने एनक्लोज कर दी, वो फील्ड ऊपर जाने वाला फील्ड, मतलब पीछे जाने वाला फील्ड एनक्लोज हो चुका है। सोच के देखें आप, पीछे जितना भी फील्ड जाएगा वो सारा एनक्लोज्ड है अभी, क्योंकि चार्ज जो है वहां सेंटर में आ गया। एक क्यूब यहां लिया, एक क्यूब यहां लिया, एक क्यूब यहां लिया, है ना, 4 क्यूब आ गए। तो अब पीछे जाने वाला फ्लक्स तो बिल्कुल एनक्लोज कर दिया। अब फ्लक्स आगे भी तो जा रहा है, फील्ड लाइंस आगे भी तो जा रही है, तो जितने 4 क्यूब यहां पर, तो 4 क्यूब मेरे यहां पर भी आ गए। अगर यहां पर भी रख दूं 4 क्यूब, अगर मैं यहां पर भी रख दूं तो सोच के देखो 8 क्यूब अगर मैं एज्यूम करूं तो उसके सेंटर पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। सेंटर पे लेना कोई जरूरी नहीं है, आपको एनक्लोज करना है, इस तरीके से एनक्लोज करना है कि सारी फील्ड लाइन जो हो जाए वो किसी की सरफेस से बाहर निकले। समझ में आ रहा है? तो यहां पर तो सेंटर पे अगर मैं चार्ज रखा, कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो इसको एनक्लोज करने के लिए 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? तो इसको क्या हो गया, तो टू एनक्लोज, पोजीशन 1 की बात कर रहा हूं, टू एनक्लोज क्या बोला मैंने, 8 क्यूब जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड है। 8 क्यूब क्या है, रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया? अब मुझे एक चीज क्लियर है कि 8 क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। 8 क्यूब के अंदर क्यू चार्ज आ गया तो 8 क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब, जो अपना एक जो एक क्यूब था उसके थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 8 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक क्यूब के थ्रू क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, जो मुझे निकालना था। अब इसने क्या बोला है कि क्यूब के थ्रू भी निकालना और वन फेस के थ्रू भी निकालना, एक फेस के थ्रू भी निकालना है। अब जब चार्ज यहां रखोगे, ठीक है, फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा। अब यहां पर मुझे एक फेस के थ्रू निकालना है, फेस के थ्रू निकालने के लिए ध्यान सोचना अब यहां पर
देख सो ढंग से सोचना, ये मेरे पास क्या है, ये अब चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ध्यान से सोचना आप, देख चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अब फील्ड लाइंस जो होगी, देख अब फील्ड कहाँ निकलेगा, इस सरफेस के अलोंग निकलेगा, इस सरफेस के अलोंग, इस सरफेस के अलोंग भी जाए फ्लक्स, क्या फील्ड लाइन इधर जाएगी, फिर इधर भी जाएगी, इधर भी निकलेगी, उस वाली सरफेस से भी बाहर निकलेगी। अब ध्यान से सोचना, अब जो टोटल फ्लक्स है जो मैंने यहां पर रखा था, समझना इसको, देख यहां रखा था मैंने, यहां रखा था। अब देख इससे निकलने वाली फील्ड इस सरफेस के पैरेलल निकलेगा, यहां से फील्ड पैरेलल निकलेगी, यहां से इधर से भी पैरेलल निकलेगी, इधर से यूं इधर की तरफ, मेरी तरफ, इस सरफेस के, और इस सरफेस की भी पैरेलल निकलेगी। सोचो तो एक सरफेस, दो सरफेस और तीन सरफेस के फील्ड जो होगा बिल्कुल पैरेलल निकलेगा, और सरफेस के पैरेलल जो फील्ड होता है तो वहां पर फ्लक्स जीरो होता है, ये अपने पढ़ा हुआ है। तो इस क्यू चार्ज का फ्लक्स कहां जा रहा है, इसकी फील्ड कहां जा रहा है, देख सामने वाला इसके जस्ट अपोजिट वाले पे जा रहा है, इधर क्रॉस करता हुआ, एक नीचे जाएगा अक्रॉस, इस वाले नीचे वाले पे भी जाएगा, एक इस पे भी बाहर निकलेगा। मतलब तीन सरफेस के तो फील्ड लाइंस पैरेलल हो गई और बाकी तीन सरफेस से बाहर निकल रही है। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो सिर्फ तीन फेसेस में ही लिंक हो रहा है, तीन फेसेस में ही लिंक हो रहा है। तो देखो क्या लिख सकता हूं, तो तीन फेसेस से फ्लक्स कितना आ रहा है, तीन फेसेस मतलब एक क्यूब, तीन फेसेस का मतलब क्या हो गया, एक क्यूब हो गया ना, एक क्यूब के तीन फेस से फ्लक्स पास हो रहा है, तो तीन फेसेस से फ्लक्स कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या निकालना है, एक फेस के थ्रू निकालना है, तो एक फेस के थ्रू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 मतलब क्या हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये एक फेस के थ्रू आ गया। आई थिंक आपको, होप आपको समझ में आ गया होगा। और भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया हो, जल्दी जल्दी बना इसको, जल्दी बना पानी, जल्दी बनाओ उसको। दूसरा वाला सोच, जितने में 2 मिनट है ना, जल्दी सोच। ओम नमः शिवाय। देख अब एज पे देखें, अब देख एज पे रखता हूं सेकंड पोजीशन नंबर 2। अब पोजीशन नंबर 2 की बात करें, देख सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, पोजीशन नंबर 2 पोजीशन 2 पे क्या होगा, देख ध्यान से सोचना। वापस लाऊं मैं, कहां यार तेरी बाइक की टांग, देख कहां है ये, हाय कहां है, देखिए 1 ये 2 ये यहां पर, समझ में आ रहा है, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है बिल्कुल एज के ऊपर 2। अब देख ध्यान सुनना, ये 2 ये चार्ज है, चार्ज को क्या अभी भी क्या है, फ्लक्स बाहर आ रहा है, इधर बाहर आ रहा है ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो देख एक क्यूब यहाँ रखता हूं, समझ, एक क्यूब यहाँ रखता हूं, वही 4 क्यूब। अब सोच, अगर मैं चार्ज क्यूब रख लेता हूं तो क्या सारा फ्लक्स एनक्लोज हो गया, सोच के देखो, बिल्कुल सेंटर में चार्ज, पहले कॉर्नर में था तो इधर रखने पड़े थे, अब चार्ज जो है वो कॉर्नर में नहीं है, अंदर आ गया है, तो इन 4 क्यूब से ही काम हो जाएगा, है ना, बिल्कुल चार्ज अंदर आ जाएगा, बिल्कुल एनक्लोज हो जाएगा चार्ज। तो खाली तो पोजीशन जब मैं बात करूंगा किसकी, पोजीशन 2 की बात करूंगा, टू एनक्लोज कितने 4 क्यूब्स रिक्वायर्ड, इसमें कितने हैं, इसमें सिर्फ 4 क्यूब ही नीडेड है, समझ में आ रहा है। अब फ्लक्स जैसे 8 क्यूब था, अब 4 क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, Q/ε0। तो देख 5 थ्रू कितना 4 क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया, Q/ε0। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/4 ε0। अरे समझ में आ गया, 1/4 Q/4 ε0। तो ये आ गया मेरे पास, एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स आ गया, ये एक क्यूब के थ्रू आ गया। अब मुझे क्या मालूम करना है, एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा वो मुझे मालूम करना है। अब एक फेस के थ्रू कितना जाएगा, अब बिल्कुल मेरे पास क्या है, अब देखो इस क्यूब को देखो, अब यहां ध्यान से देखना, इस क्यूब को देखो, अब सिंगल क्यूब को देखना। अभी इस क्यूब में अगर फील्ड लाइंस बनाऊं, एक फील्ड लाइंस तो इस ऊपर वाली सरफेस के अलोंग जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी फील्ड लाइंस, और एक इस सरफेस के थ्रू भी ऐसे जाएगी, बिल्कुल अलोंग द सरफेस। बाकी काटेगी कहां, नीचे वाले को काटेगी फील्ड लाइंस, इस वाले को भी काटेगी, मतलब क्रॉस करेगी, इस वाले को भी क्रॉस करेगी, इसके पीछे वाले को भी क्रॉस करेगी, सब जगह क्रॉस करेगी एक्सेप्ट दिस 2 फेसेस। 2 फेस में फ्लक्स होगा अलोंग द सरफेस होगा, तो इसके थ्रू कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, है ना, अलोंग द सरफेस एंगल 90 डिग्री हो गया, फ्लक्स 0। तो 4 फेस बचे मेरे पास, एक पीछे वाला 2, नीचे वाला 3 और इधर वाला 4। तो 4 फेसेस के थ्रू क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा। तो ये जो भी फ्लक्स लिंक हुआ एक क्यूब में सिर्फ 4 फेस के थ्रू लिंक हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो 4 फेसेस से, तो 5 थ्रू
कितने फेसेस? 4 फेसेस। 4 फेसेस के थ्रू फाई कितना आ गया? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल फेज कितना आ जाएगा? Q अपॉन 4 से वो डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 16 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंगल फेज का आ गया फ्लक्स। समझ में आ गया? इसमें फेज, इसमें पोजीशन नंबर, थर्ड पोजीशन इसके अंदर देखो, थर्ड पोजीशन जो बिल्कुल कहां रखना है? थर्ड पोजीशन आपको सेंटर पे रखना है। सेंटर पे देखो कहां है? सेंटर के ऊपर रखना है थर्ड पोजीशन। देखिए यहीं करवा दो थर्ड पोजीशन भी। देख क्या होगा? पोजीशन 3। पोजीशन 3 में देख सोच क्या होगा? अब पोजीशन 3 मतलब क्या है? पोजीशन 3 मतलब यहां रखा हुआ है, ये यहां पर, यहां रखा हुआ है ना, ये यहां रखा हुआ है। अब यहां पर रखने के लिए अब यहां पर सोचो, पीछे से फ्लक्स पूरा निकल रहा है, आगे वेस्ट हो रहा है, आगे वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब आगे वेस्ट हो रहा है, मुझे क्या करना है? हाँ वापस आ जाओ। अबे तुम भटका, बहुत भटका देते हो मुझे। देख इधर देख, मुझे कहा था मैं? हाँ हाँ हाँ, यहां था। तो देख अब इसको मुझे एनक्लोज करना है, इसको एनक्लोज करना है, तो एक और रख दे यहां पर, एक और रख दे। देख बिल्कुल बीच में आ जाएगा, एक और रख दिया मैंने, बिल्कुल बीच में आ गया। तो एक क्यूब और चाहिएगा बस मुझे। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए? 2 क्यूब। तो 2 क्यूब से कितना जाएगा? क्यूब अपने एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यूब से। तो देख फ्लक्स थ्रू कितना? 2 क्यूब्स है ना, 2 क्यूब रिक्वायर्ड। अरे ये तो समझ में आ गया, 2 नीडेड। इसमें 2 क्यूब की रिक्वायरमेंट आएगी। तो 2 क्यूब्स के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब कितना आ जाएगा मेरे पास? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंगल क्यूब के थ्रू फ्लक्स आ गया। अब मुझे क्या मालूम करना है? फेस के थ्रू। अब मुझे क्या मालूम करना है? फेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? आया वापस फेस के थ्रू। देख यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। तो यहां रखा हुआ है, तो सिर्फ इस सरफेस में फील्ड जो होगा वो क्या होगा? लॉन्ग द सरफेस होगा। या तो ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, नीचे आएगा, इधर निकलेगा, सब तरफ, मतलब कुल लगे यहां पर होगा। मतलब एक क्यूब की एक फेस से ही फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि वहां एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो जब एक क्यूब की बात करोगे तो उसमें टोटल 5 फेसेस से ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। टोटल कितना? 5 फेसेस से ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। और वो भी कितना? ये इतना, क्योंकि एक क्यूब का फ्लक्स है। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? तो फ्लक्स थ्रू 5 फेसेस, 5 फेसेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक फेस के थ्रू निकालना है, तो एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? जल्दी से लिखो इसको, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। एक और करो क्या यार? एक और कर, चल एक और करो, लिख इसको जल्दी लिख, फिर एक और कराता हूं मैं बढ़िया सा। एक पिरामिड, ये बहुत सारे यार अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं। देख इतना करा दिया आप, तो आपको फील आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक यू मस्ट फील गुड, फील गुड हो जाना चाहिए आपको। तो एक और फील गुड करा दो यार मेरे को। ला देख एक और ट्राई कर ले, तुम ट्राई करना है। मिस्र का पिरामिड बना रहा हूं मैं। पिरामिड कैसे बनाते हैं यार? मिस्र की पिरामिड, इजिप्ट होता है क्या मिस्र इंग्लिश में? पता नहीं भाई। बन गया क्या सही? हाँ बन गया। देख अब मैं नीचे वाला जो है ना, ये नीचे, इसके सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये ए, बी और ये सी है। आपको मालूम करना है फ्लक्स थ्रू ABC सरफेस, ABC सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। समझ में आ गया? सोच देख, एक सिंपल एज सिंपल, देख सोच। सबसे पहली बात तो अगर मैंने नीचे डायग्राम समझ में आ गया, ये मैंने पिरामिड बना दिया, डिश, और इसके सरफेस पे यहां रखा हुआ है चार्ज। अब देखो इस चार्ज से जो फील्ड निकलेगा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। अब यहां पर सोचो, इस चार्ज को वापस क्या है? एनक्लोज करना पड़ेगा। एनक्लोज करने के लिए क्या करो? क्या एक और पिरामिड नीचे ही बना दो, है ना? इसके क्या करो आप? एक और कैसे बनाओ रे, समझ जाओ रे। एक और पिरामिड बना दिया मैंने नीचे, एक और पिरामिड और नीचे बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 2 पिरामिड से फ्लक्स कितना निकलेगा, है ना? देख फ्लक्स थ्रू 2 पिरामिड कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेलो, तो एक पिरामिड से कितना निकलेगा? एक पिरामिड से कितना निकलेगा?
Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ में आ गए हो? हे भगवान, मुझे क्या निकालना है? इसके थ्रू निकालना है ना। एक पिरामिड में कितना आ गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो, अब टोटल पिरामिड के पास में टोटल कितनी सरफेस हैं? 3। तो समझ में आ रहा है? एक तो अरे भाई मेरे, एक ही हो गई, एक ही हो गई, और एक उधर, टोटल 3 सरफेस है। ट्रायंगल बन रहा है नीचे, तो 3 ही बनेगी, है ना। तो यहां से जो फ्लक्स जो भी निकलेगा वो बेस से तो पैरेलल होगा बिल्कुल। अब एक पिरामिड पे कॉन्सेंट्रेट करो, एक पिरामिड में चार्ज रखा हुआ है और 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। अब यहां से जो फील्ड लाइंस होगी वो सोच के देखो आप, जो बेस जो है, बेस से फील्ड पास, फील्ड क्रॉस नहीं कर रहा है उसको, अलोंग द सरफेस है। तो इस पिरामिड को देखोगे तो टोटल फ्लक्स कितनी? 3 फेसेस, एक पीछे वाला 2 और तीसरे 3 ये। तो देख यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो देख फ्लक्स थ्रू 3 फेसेस कितना आ गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल फेस, सिंगल फेस मतलब कौन सी सरफेस? ABC। कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। मैं समझ में आ रहा है? चार्ज एनक्लोज करना आपको समझ में आना चाहिए, चार्ज एनक्लोज करना समझ में आना चाहिए। जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और चल लिख लिया? देख नेक्स्ट लिखो, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। हम बात करते हैं अपन गॉस थ्योरम के प्रूफ की, है ना। हेडिंग डालो गॉस थ्योरम का प्रूफ, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ओ भाई साहब, ये तो पूरा पानी से धोना पड़ेगा यार। ओह माय गॉड की कसम, मर गए हैं हम। ऐसा क्या है रे यार, सही में बहुत मेहनत है भाई, तुम बड़ा करो रे यार। बैंड बज गई मेरी, देख लिख लिख, वाट लग गई भाई, वाट लग गई भाई। ये ब्लू कलर साला मिट नहीं रहा है ना, ब्लू कलर की गड़बड़ आ गई है मेरे को, ऐसा लग रहा है। फील गुड हो रहा है मेरे को। हाँ, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम ब्लू से नहीं लिखेंगे अपन, रेड पे आएंगे अपन। प्रूफ गॉस थ्योरम, GT। यार मैं फटाफट लिख ही नहीं पाता हूँ यार, मेरा हाथ बहुत कमजोर है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, देख गॉस थ्योरम का प्रूफ लिखना है अपने को। गर्मी, हाँ ये गर्मी। देख सुन, इसके लिए क्या करना है, देख आप एज्यूम करते हो, एक आपको एज्यूम, अपन इसके अंदर अपने को एक एजम्पशन लेना होता है कि लेट Q charge is enclosed by an imaginary surface। इसको प्रूव करने के लिए imaginary spherical surface, and Q is present at its center, प्रेजेंट एट सेंटर। Q का प्रेजेंट है, सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है। देखो अब ये Q चार्ज हो गया सेंटर के ऊपर, इसको क्या करना है, एनक्लोज कर देना है एक स्फेरिकल सरफेस के थ्रू। मैंने एनक्लोज कर दिया और इसका रेडियस में मान लेता हूं कितना, R। रेडियस कितना मान लिया मैंने, R। अब देखो इसका रेडियस मैंने R मान लिया। अब मुझे देख क्या लिखना है, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या प्रूव करना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो करना है। यू हैव टू प्रूव कि फ्लक्स थ्रू, अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ये सरफेस मैंने एज्यूम कर ली, अब एक तरीके से Q चार्ज क्या आ गया, क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। अब अगर इस चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स अगर मैं प्रूव कर दूं किसी तरीके से Q ऊपर एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब गॉस थ्योरम प्रूव, गॉस थ्योरम प्रूव। अब लेकिन इसके अंदर तकलीफ क्या है, देखो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब सरफेस तो बहुत बड़ी है, तो देख इसके लिए मैं एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करता हूं यहां पर सरफेस के ऊपर, ds। क्या एज्यूम करता हूं, एक एलिमेंट एज्यूम करता हूं ds, और इसका जो वेक्टर होगा ds वो कहां होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। और इस Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर अगर मैं फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं, तो वो भी कहां आएगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड अलोंग द लाइन जॉइनिंग, जो मेरा P पॉइंट है उसी डायरेक्शन में क्या आएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। किसी भी पॉइंट पर आप कहीं भी बना लो, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं
मैं यहां पर भी कहीं भी लो, आप जहां कहीं भी लोगे एरिया वेक्टर आपका स्मॉल एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। तो देखो यहां से टोटल फ्लक्स फाई अगर मैं लिखूं, वो फॉर्मूला अपने लिखा था कि वो क्या होगा अलोंग द क्लोज सरफेस, ये क्या होगा E डॉट ds। इसको क्या लिख सकता हूं, देखो E ds और एंगल कितना है, डॉट प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, और थीटा कितना है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड देख, यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे किसी भी पॉइंट पर कहीं भी जाओ सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, r स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से कांस्टेंट हो गया पूरी सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले सकता हूं, कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा सिर्फ, cos 0 की वैल्यू तो क्या है 1 है। तो E और ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सिंपल, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s es E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया KQ अपॉन r स्क्वायर, s मतलब स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर का मतलब क्या हो गया, उसका एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, k को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ये क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स क्या आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया मेरे पास, हो गया प्रूफ। चलो जल्दी से लिख लो इसको, आप जल्दी से लिखो, लिख लिया, देख आगे देखें। और नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट कि फ्लक्स यूजिंग सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को यूज करके कैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग सॉलिड एंगल, या सॉलिड एंगल हेडिंग डाल दो, जो भी हो, जो सबको कंफर्टेबल लगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग सॉलिड एंगल। यार ब्लैक कलर तो बहुत अच्छे से मिट रहा है, टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट, आई डोंट वांट ब्लू कलर। यो यार रेड, इसकी टोपी चेंज कैसे हो गई यार, पगला गया हूं मैं। चल करें, क्या बोला मैंने, फ्लक्स यूजिंग सॉलिड एंगल, फ्लक्स फाई यूजिंग सॉलिड एंगल। देख सॉलिड एंगल को यूज करके अपन कैसे फ्लक्स मालूम कर सकते हैं, देख बहुत अच्छा है। अब मैंने सॉलिड एंगल आपको क्या बताया था, सॉलिड एंगल मतलब एक 3D एंगल होता है। 3D एंगल जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मेरे पास अब क्या होता है, क्यूब नहीं, कौन होता है, कौन बना देता हूं मैं, देख सपोज ये मेरे पास कौन है, या देख मैंने तरबूज का स्लाइस बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, तरबूज का स्लाइस बनाया था मैंने, फिर कौन की बात करूंगा मैं, ये तरबूज का स्लाइस बनाया था अपन ने, अगर आपको ध्यान हो, ये तरबूज का स्लाइस, ये सेंटर O हो गया, स्फीयर का सेंटर हो गया एक तरीके से, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये इसका एरिया अगर A है, इसका एरिया अगर A है, तो यहां से एक 3D एंगल, ये सरफेस एक 3D एंगल बनाती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल, इससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, आधा घंटा है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो देखो सॉलिड एंगल अगर सॉलिड एंगल अगर अपन देखेंगे, तो देखो सॉलिड एंगल ये हो गया, समझ में आ रहा है, अरे कोई आ गया यार, डिस्टर्ब कर देते हैं यार, मतलब ये सरफेस सेंटर के ऊपर कितना 3D में एंगल बनाएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। समझ आ रहा है, इसका फॉर्मूला अपन ने क्या देखा, अगर ये रेडियस r मुझे पता है, तो अपन ने क्या देखा फॉर्मूला, ये होता है रेशियो किसका, a अपॉन r स्क्वायर का, ये किसका रेशियो होता है, ये सॉलिड एंगल होता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, स्टे रेडियन, यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन। देखा कितनी राइटिंग शानदार लिखी मैंने, स्टे रेडियन क्या होता है, स्टे रेडियन, SR शाहरुख खान, SRK, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देख यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालना है, मैं फ्लक्स पे आ रहा हूं अभी, मुझे क्या निकालना है, स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालना है, ध्यान सुनना, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर अगर मुझे मालूम करना है, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, देख क्या होगा, स्फीयर, अगर स्फीयर सॉलिड एंगल मालूम करना है, ध्यान से सुनना, ये स्फीयर है, ये सेंटर हो गया। अब देख इसके लिए मैंने क्या करा,
एक छोटा सा सरफेस एज्यूम कर लिया मैंने, जिसका एरिया कितना है, डी ए। ठीक है, अब ये एरिया कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा, वो सॉलिड एंगल जो है वो कितना एज्यूम कर लिया मैंने, डी ए, डी ओमेगा। वो कितना एज्यूम कर लिया मैंने, डी ओमेगा। समझ में आ रहा है? अब यहां से मैं, और रेडियस अगर स्फीयर की पता है मुझे, तो यहां से लिख सकता हूं मैं डी ओमेगा, जो भी बोलना है बोल लो इसको यार, डी ओमेगा, हाथ ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे तो लिखूंगा मैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये रहा मेरा, स्टैंडर्ड, ये तरबूज की स्लाइस है एक तरीके से, समझ लो आप। ये हरा हरा पार्ट होता है और ये बीच में रेड रेड पार्ट हो गया, खा जाओ। ये लिख सकता हूं मैं ये। अब देख दोनों तरफ, अगर मुझे टोटल, अब मुझे पूरे स्फीयर का अगर मुझे निकालना है, तो सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, तो क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो आप। डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो देख क्या हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका हो गया, एरिया का। तो देख क्या हो गया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख 1 अपॉन आर स्क्वायर, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए। तो देख यहां से ये क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ए मतलब टोटल सरफेस एरिया आ गया, क्योंकि सरफेस का मैंने पार्ट ही तो लिया था ये। टोटल सरफेस कितना आ जाएगा, और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो देख कितना आ गया, 4 पाई। ये देख समझ, इसको बहुत अच्छे समझ ले। ये स्फीयर का क्या हो गया, 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई, और यूनिट क्या आ जाएगी, स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन। ये मेरे पास क्या आ गया, स्फीयर का। अगर देख मैं हेमीस्फीयर बना इसको, देख हेमीस्फीयर बनाओ, अगर मैं हेमीस्फीयर का देखूं तो सॉलिड एंगल हेमीस्फीयर, अरे यार कुछ इंक नहीं लानी पड़ेगी यार, आज तो बैंड बज गई यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, इतना क्या चिपक रहा है भाई, तो उकल, इतना क्या प्रेम भाव है भाई। इंक और बोर्ड में बहुत प्रेम होता है, पता है आपको, बोर्ड और इंक के अंदर, दे लव ईच अदर। और सर हम होते हैं उसके दुश्मन, है, उखाड़ के फेंक देते हैं दोनों को। देख हेमीस्फीयर के लिए देखो, अगर मैं हेमीस्फीयर का देखो तो अगर देख क्या होगा, हेमीस्फीयर का बोले तो एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान से देख, हेमीस्फीयर मतलब आधा एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2 पाई आर स्क्वायर आएगा तो आर स्क्वायर कैंसिल, सीधा लिखो 2 पाई, समझ में आ रहा है, सेम। तो हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई स्टे रेडियन। ये समझ में आ गया, क्लियर। तो यहां से एक और चीज लिख, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल, एक और हेडिंग डालना, ये बहुत काम की चीज है, रिलेशन, बड़े काम की चीज, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। भाई आपको दिख रहा है क्या, रेड कलर दूसरा ले लेता हूं, है ना। रिलेशन बिटवीन कितना, प्लेन एंगल तो हो गया थीटा, और सॉलिड एंगल हो गया मेरे पास ओमेगा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, याद रखना है आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। इसका फॉर्मूला जीवन में याद रखना है, इसको गोट लेना है, इसको कोई चीजें याद करूंगा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कहीं किताबों में ढूंढना, कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या होता है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब दिखाता हूं आपको क्या है ये, देख सुन, देखिए समझ इसको, ये कौन है, ये कौन हो गया ना, कौन जो एंगल बनाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ओमेगा। जो 3D एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ओमेगा। मतलब ये सरफेस, ये जो भी सरफेस है, ये जो सर्कल वाला एरिया जो है, वो सेंटर के ऊपर कितना एरिया बना है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 3D में, वो तो हो गया तेरा ये, समझ यहां से, ये तो हो गया ये। और सेमी वर्टेक्स एंगल, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये हो गया थीटा। हॉरिजॉन्टल से स्लैंट का जो एंगल है, उसके बीच में 2 लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, हमेशा प्लेन एंगल होता है ना। तो ये क्या हो गया, थीटा। थीटा क्या है, इसको आप बोल सकते हो कोण का सेमी वर्टेक्स एंगल भी बोल सकते हो आप, इस केस में एक तरीके से क्या हो गया, सेमी वर्टेक्स एंगल भी हो गया कोण का, समझ में आ रहा है। तो कोण का जो सर्कल वाला एरिया है, उसके सेंटर के ऊपर जो भी एंगल सबटेंड करेगा 3D में, उसको मैं क्या बोलूंगा, सॉलिड एंगल। उसको क्या बोलूंगा मैं, सॉलिड एंगल, है ना। लिख जल्दी लिख, देख आगे अभी देख इसका फ्लक्स कैसे निकालते, एक लाइन के क्वेश्चन हो जाएंगे, देख अभी मजा आ जाएगा। मिट जा मिटा दूंगा मैं, देख क्या हो गया, हाथ गया। देख सुन, अब देख बहुत जबरदस्त, देख अब मुझे अब आपको लिखना हो एक क्वेश्चन लिख। अब इसमें देख क्वेश्चन लिखा था आपको, बढ़िया सा क्वेश्चन लिख, क्या लिखेगा यार, कुछ भी होना। देख मुझे मालूम करना है, जैसे फाइंड
फ्लक्स थ्रू, ब्लू में मजा आएगा यार, बोलिए मिटाने में दिक्कत आएगी यार, पर आपको क्या बोल रहा हूं मैं, फाइंड फ्लक्स थ्रू, क्या निकालना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू 2 स्टेरेडियन ऑफ स्फीयर। If Q is placed at center, एक Q चार्ज को कहां रखा हुआ है, ये देख समझ इसको, क्वेश्चन को समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। Q चार्ज को अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो क्या बोला, 2 स्टेरेडियन एंगल जितना बन रहा है उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू 2 स्टेरेडियन ऑफ स्फीयर। 2 स्टेरेडियन ऑफ स्फीयर का मतलब क्या हो गया, ये इतना सा कुछ सरफेस होगा, ये सपोज ये ऐसा सरफेस है जो एंगल कितना बना रहा होगा, 3D एंगल कितना बना रहा है, 2 स्टेरेडियन। तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो मुझे मालूम करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब देख, मुझे एक चीज पता है, अरे स्फीयर का जो 3D एंगल होता है वो कितना होता है, सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। अभी निकाला अपन ने स्फीयर का, देखा अभी भी लिखा हुआ है, मतलब समझ में आ गया। तो 4 पाई स्फीयर का अगर पूरा सॉलिड एंगल अगर 4 पाई है तो मुझे क्या ये पता है क्या, 4 पाई एंगल के लिए फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों पूरा स्फीयर लिया ना मैंने, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, तो सिंस 4 पाई एंगल, 4 पाई स्टेरेडियन से, 4 पाई स्टेरेडियन से फ्लक्स कितना बाहर आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे कितने स्टेरेडियन से निकालना है, खत्म क्वेश्चन। मुझे 2 स्टेरेडियन से निकालना है ना, तो एक स्टेरेडियन से कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे कितने से निकालना है, 2 स्टेरेडियन से कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप शायद चाहो तो K भी लिख सकते हो। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन, हो गया समझ में आ रहा है। देख और क्या है, और क्या क्वेश्चन बना सकता है। देख सपोज मेरे पास क्या है, एक कॉन, वही सेम कॉन, ये है ना, मतलब कॉन क्या, सपोज ये डिस्क है, समझ लो ये Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये Q चार्ज रखा हुआ है कितनी R डिस्टेंस पर, ठीक है, Q चार्ज रखा हुआ है R डिस्टेंस पर, आपको L डिस्टेंस पे, सॉरी चलो ये L डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस मेरे पास कितना है, R है। आपको मालूम करना है फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क, Q चार्ज रखा हुआ है, फाई थ्रू, ये अपन ने पहले भी प्रूव किया है, ये मैं आपको प्रूव करवा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर, है ना। रिंग एज्यूम करी थी अपन ने, देख इसको सॉलिड एंगल से, देख एक लाइन के अंदर हो जाएगा, ये सॉलिड एंगल से एक लाइन के अंदर हो जाएगा। देख कैसे होगा, देख सुन, सिंपल, देख ध्यान से सुनना। ये L डिस्टेंस पर है, देख यहां से मैं क्या बनाता हूं, ये देख ये कौन बन गया, ये क्या बन गया, कौन बन गया। इस कौन का एंगल थीटा अगर है तो थीटा मेरे को मालूम है, और 3D एंगल भी पता है मुझे, ये 3D एंगल, ये क्या है, ओमेगा। तो देखिए इस ओमेगा का रिलेशन पता है मुझे, अभी लिखा अपन ने, कितना होता है 2 पाई 1 माइनस cos थीटा, ये रिलेशन होता है ना। तो बस अब देख इसको क्या मान लो आप, एक स्फीयर का पार्ट मान लो आप, इसको अगर मैं एक स्फीयर का पार्ट मान लूं, समझ में आ रहा है, ये सेंटर हो जाएगा, मतलब ये सेंटर पे है ना, सेंटर है भाई, सेंटर है, ये सेंटर पे है ना। Q चार्ज कहां गया, सेंटर पे आ गया, मैंने इसको एक स्फीयर का पार्ट मान लिया, और स्फीयर का छोटा सा सरफेस ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है एक स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना पास होता है, एक स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q चार्ज क्या हो गया, स्फीयर से एनक्लोज हो गया, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं कि 4 पाई रेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन के लिए फ्लक्स कितना पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस सरफेस का एंगल मुझे पता है 2 पाई 1 माइनस cos थीटा के लिए कितना पास होगा, बस हो गया काम। तो देख क्या होगा, देख तो देख फाई थ्रू, ध्यान से सुनना, 4 पाई स्टेरेडियन, मतलब स्फीयर की बात कर रहा हूं, स्फीयर मतलब तो पूरा चार्ज इनक्लोज हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू
1 स्टेयर रेडियन के लिए कितना होगा 1/4 क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। मुझे इतने एंगल के लिए निकालना, इतना एंगल अगर मैंने लिया है इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस डिस्क की बात कर रहा हूं। तो क्या आएगा, तो कितना एंगल 2π1 माइनस कोस थीटा के लिए फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और इधर मल्टीप्लाई में क्या आएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 2π1 माइनस कॉस थीटा। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4 हो गया। तो देख कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स देख कितना आएगा, तो देख फ्लक्स फाई आ जाएगा मेरे पास। फाई किसके थ्रू, ये फ्लक्स थ्रू डिस्क हो गया है ना, ये जो फ्लक्स है क्या हो गया, ये फाई थ्रू डिस्क, फाई थ्रू डिस्क कितना हो जाएगा, वो जो भी लिखा है मैंने, कितना आ गया Q अपॉन, ये बचा ना नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां से लिख लो, अब थीटा मैंने एज्यूम किया था ना, तो कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट, बेस तो हो गया L, हाइट हो गई R, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो कितना आ गया, तो 1 माइनस बेस, बेस कितना है L अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो गया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो ये सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन है। ये एक लाइन में देखो कितना कितना बहुत कम मेहनत करनी पड़ी, जबकि कल अपन ने क्या किया था, भयंकर डेरिवेशन करा था अपन ने, यहाँ रिंग एज्यूम करी थी, फिर रिंग के थ्रू अपन ने क्या निकाला था, फ्लक्स लिखा था, फिर इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन भी बहुत खतरनाक था। देखिए कितना जल्दी हो गया, सेम फॉर्मूला आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो जाके। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं अपन। फिर एक और कुछ करवा देता हूँ, एक चीज़ और कर लेते हैं अपन, एक चीज़ और आपको करवा लेता हूँ। एक चीज़ और छोटी सी बच गई है क्या, एक जनरल केस करवा दूँ यार आपको, और एक जनरल केस और लिख ले। जनरल सी चीज़ देख, एक जनरल क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, देख कुछ भी हो सकता है। मिट जा रे पंछी लुटेरे, डू 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 डू, हाँ वाओ वाओ, ताज़ा ताज़ा रहता है ना, फटाफट मिट जाता है। मोस्ट ऑफ द टीचर जो होते हैं वो 8 फीट का बोर्ड क्यों नहीं यूज करते हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि 8 फीट के बोर्ड में भावुक होकर एक बार तो लिख लेते हो आप पूरा, फिर मिटाने में भाई साहब हालत डाउन हो जाती है मिटाने में उसको, तो क्या, और फिर उसके बाद अगर आप ये व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हो तो गए काम से, घन चक्कर हो जाओगे। ये देख ये मेरा ग्रीन बोर्ड ही अच्छा था यार, कितना जल्दी मिट जाता था। साले व्हाइट बोर्ड करते रहे तो मरवा दिया मुझे, और हाथ दुखने लग गया मेरे। देख एक और क्वेश्चन कर, देख एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। देख क्या है, क्या करो यार, यम 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 यम। देख सपोज ये मेरे पास एक है ना, इससे H डेप्थ पर एक Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है आपको, और ये रेडियस मेरे को पता है, सपोज ये रेडियस कितना है, R है। आपको मालूम करना है क्या, फ्लक्स थ्रू ये वाला सरफेस, इसको क्या बोलो यार, थ्रू नाम दे दो ना, ABCDEF एक तरीके से कटोरा है यार, समझ लो, कोई भी रैंडम शेप है, कोई भी शेप हो सकता है ना। फ्लक्स थ्रू सरफेस ABCDEF, मतलब समझो सुराई समझते हो आप, मतलब मटका समझ ले, मटका एक काम कर, मटका बना दूं क्या यार, फीलिंग आ जाएगी ना, मटका बना देते, मटका ही बना देता हूँ ना यार, फीलिंग गुड ले लेते हैं अपन। और यार ब्लू तो मेरे को मार डालेगा यार, रेड पे आ जा भाई। ओ वाह, मटके को खड़े कर दूं क्या, हाँ, मटके के सेंटर से H डेप्थ पर है ना, एक H डेप्थ पर Q चार्ज रखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिखा क्या, है ना, H डेप्थ पर Q चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियस R है। आपको मालूम करना है फाइंड फ्लक्स
थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ पॉट है ना, वाई मत लगा देना। वाह सर क्या यार, ऐसे जोक तो मत मारो यार, हमको शर्म आती है। चल अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपको कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा वो मुझे मालूम करने का है। अब देख ध्यान से सोच, सुन, अगर ये चार्ज भी इनक्लोज्ड है, और जब भी चार्ज इनक्लोज्ड होगा तो उसका फ्लक्स लिख सकते हैं अपन, पूरा टोटल सरफेस। तो देख यहां से मैं लिख सकता हूं देख फाई, भाई साहब ब्लू पे मत जाओ, मैं लिख सकता हूं फ्लक्स फाई थ्रू पॉट कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को समझ में आ गया। अब किसी तरीके से अगर मैं इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल दूं, निकाल सकते हो? देख, अरे समझ में आ रहा है, निकाल सकते हो ना? फील आया कि नहीं आया? अरे भाई फील आया कि नहीं आया? अगर ये एंगल पता चल जाए थीटो, तो देख अभी अपन ने ये निकाला था, अभी ये अपन ने लिखना सीखा है, क्या आया था? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या वापस लिख लो, देख फ्लक्स थ्रू सर्कल, फाई थ्रू सर्कल, मतलब ये समझ रहे हो ना, ये इसके थ्रू फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? ये भगवान क्या आया था? इसको अपन ने क्या माना था? स्फीयर का पार्ट माना था। तो 4 पाई स्टेरेडियन के लिए फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक रेडियन के लिए क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई। और कितने स्टेरेडियन के लिए निकालना है मुझे? 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा के लिए निकालना है। ये क्या था अभी अपन ने एक लाइन में लिख दिया, देखिए वो इतनी बेजामारी करी थी अपन ने, एक लाइन में आ गया ये, पर समझाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। समझ आ रहा है? ये लिखा था अपन ने, देख आ गया ये, देख पाई से पाई 2 2 जा 4 है ना, समझ में आ रहा? 4 पाई के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक के लिए डिवाइड बाय 4 पाई, इतने के लिए मल्टीप्लाइड बाय इतना, खत्म। तो ये आ गया मेरे पास क्या? सर्कल के थ्रू। तो ये हो गया Q अपॉन, इसको याद कर लेना, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां से लिख, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देख वापस वही आ गया, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बेस। अब यहाँ थीटा है, बेस कितना हो जाएगा? h, गड़बड़ मत कर देना। तो h अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मुझे लिखना क्या है? क्या मुझे सर्कल के थ्रू निकालना था? नहीं, मुझे निकालना इस सरफेस पॉट की जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, इसको मैं बोल देता हूं फ्लक्स थ्रू पॉट, और इसको बोल देता हूं फ्लक्स थ्रू सर्कल। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा? पॉट का जो फ्लक्स है उसमें से, अरे यार चींटियां कहाँ आ गई यार यहां पर भाई, अबे कुत्ता थोड़ी सर कैसे भगाते हैं यार आप। देख कितना हो गया? तो देख फ्लक्स अरे समझ में आया? टोटल फ्लक्स मुझे पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पॉट के थ्रू, सर्कल के थ्रू कितना है? फाई सी। तो इस पूरी सरफेस के थ्रू फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, उसमें से सर्कल का फ्लक्स अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ फ्लक्स इससे तो निकलेगा। तो क्या कर लो, पॉट का फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहां से कॉमन ले लो आप, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल देते हैं अपन। देख क्या हो जाएगा? तो 2 माइनस 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अबे समझ में आ गया? मल्टीप्लाई कर ले, वही आ जाएगा, देख वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, तकलीफ हो तो। टू माइनस 1 1, 1 प्लस 2 माइनस 1 1, माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये क्या हो गया? फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। बहुत बढ़िया, अरे समझ में आ रहा है? तो आई थिंक आपको गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से, बहुत अति प्रिय लगा होगा। सो राइट दोस्तों, बस लिख लो, चुप हो गया मैं, हटो गया, लिख लो उसको भी,
चलो ओके गाइस, जाने का समय हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके फिर वीडियोस को देखना। और इस तरीके से और वीडियोस के लिए रोज शाम को 6 बजे हाजिर होता हूं मैं 12th के लिए, और मॉर्निंग में 9 बजे मैं रोज 11th क्लास की वीडियोस लेके आता हूं। इस तरीके से चैनल के ऊपर बने रहे, बहुत ही जबरदस्त ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है। कल वापस आता हूं 6 बजे। बाय।